वाले एक परिवार की है। रोहित और अलका की शादी को पूरे 10 साल बीत चुके थे, पर संतान का सुख उनके जीवन में शायद लिखा ही नहीं था। जबकि रोहित के छोटे भाई अमन की शादी को महज 6 साल ही हुए थे और उसके 2 बेटे जिनकी उम्र 4 साल और 2 साल थी, उनके जीवन को महका रहे थे। रात के 10 बज रहे थे। सबको खाना खिलाकर अलका खाने के टेबल पर खाना खाने बैठी ही थी, तभी उसके सास बोल पड़ी, तुझे मेरे ही बेटे के पल्ले पड़ना था। मेरे बेटे के कर्म ही टूट गए। मैं जब तुझे भी आके घर ले आया, अब उसका वंश कैसे आगे बढ़ेगा? हे भगवान। तभी वहाँ पर रोहित आ गया और आते ही बोल पड़ा, अब बस भी कीजिए माँ, कब तक आप इस अलका को बांझपन का ताना देती रहेंगी? अब इसमें इसकी क्या गलती है? अब अलका की कोख में बच्चे का सुखद एहसास ही नहीं लिखा है, तो इस बेचारी भी इतना जुर्म क्यों ढा रही हो माँ? तो झूठ क्या बोल रही हूँ? मैं सच ही तो बोल रही हूँ। इस बांझ की तेरे से ही शादी होनी थी क्या? मैं तो सोच रही हूँ कि तेरी दूसरी शादी करवा दूँ, कम से कम तेरा वंश तो आगे बढ़ेगा। और अब तो मुझे सिखाएगा कि मुझे क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं। अलका अपने सास की बातें सुनकर खाना खाना छोड़ देती है और रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। यह देखकर रोहित कहता है, माँ, आप औरत होकर दूसरे औरत के दर्द क्यों नहीं समझती हो? आप नहीं समझोगी तो कौन समझेगा? और रही दूसरी शादी की बात, तो कभी भूल कर भी नाम मत ले लेना। अलका जैसे भी है मेरी पत्नी है और मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। एक तो सारा दिन अलका से नौकरानी की तरह घर का काम करवाती रहती हो और जब भी खाने बैठती है उसको ताने सुनाने लगती हो। ढंग से खाना भी नहीं खाने देते आप लोगों से। उसके बाद रोहित भी अपने कमरे में चला जाता है। वहाँ पर जाकर देखता है कि अलका रो रही थी। मत रो, चुप हो जाओ, माँ की बातों का बुरा नहीं मानते। मैं सासू माँ की बातों पर नहीं रो रही हूँ, मैं तो अपनी किस्मत पर रो रही हूँ कि मैंने पिछले जन्म में कौन सा पाप किया था कि भगवान ने मुझे इस जन्म में बांझ बनाकर भेजा। मैं कैसी अभागन हूँ जो आपको पिता बनने का सुख नहीं दे सकती। अरे चुप हो जा पगली, अब मुझे भी रुलाएगी क्या? वहीं दूसरी तरफ अमन की पत्नी सुमन थोड़ी नासमझ और शक की किस्म की औरत थी। उसे हमेशा ये डर सताता था कि कहीं अलका उसके बच्चे को हत्या न ले, इसलिए अपने बच्चों को हमेशा अलका की नजरों से छुपा कर रखती थी। साथ में आए दिन अपनी सासू माँ पुष्पा जी के कान भी भरा करती थी। एक दिन की बात है, अमन का छोटा बेटा रोए जा रहा था और दूध नहीं पी रहा था। उसकी माँ सुमन बार बार दूध बोतल से पिलाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन वह दूध नहीं पी रहा था। वह लगातार रोए जा रहा था। तभी वहाँ पे अलका भी आ जाती है, जिसे देखकर सुमन कहने लगती है, जेठानी जी, आप मेरे बच्चों के पास ना आया करें। आपकी बुरी नजरों की वजह से मेरा बेटा बीमार हो गया है और वह दूध नहीं पी रहा है और कब से रोए जा रहा है। आपकी खुद की कोख तो सोनी है, इसलिए आपको मेरे बच्चों को देखकर जलन होती है और इसका नतीजा ये होता है कि आपकी कुंठित आत्मा मेरे बच्चों के लिए श्रापित बन जाती है। अलका रोते हुए अपने रूम में चली गई और तभी सुमन के रूम में उसकी सास आ जाती है। तो सुमन अपने सास से कहती है, माँ, जेठानी जी मेरे बेटे पर नजर लगा दी है। कब से मेरा बेटा रोए जा रहा है, मान ही नहीं रहा। तुम सही कहती हो बहू रानी, अपने बच्चे को उससे दूर रखा करो, नहीं तो ऐसे ही नजर लगाया करेगी। ऐसी बातें अलका के दिल के 1000 टुकड़े कर देती थी। इस तरह के तानों को सुन उसका रो रो के बुरा हाल होता था, पर कितना भी रो ले, खींच के अपने मन में वो कलंक तो आखिर उसके दामन में लग ही गया था। रही सही कसर पुष्पा जी सुमन के कहने पर निकाल लिया करती थी। उस पूरे परिवार में अलका के पति के अलावा उसकी दादी सास शारदा जी अलका के दर्द में मरहम लगाती थी। अक्सर शारदा जी के पास अलका जाकर भी जी भर के रोया करती थी। दादी का प्यार ही था जो उसे हिम्मत दिया करता था और साथ में रोहित का अटूट प्रेम अलका के प्रति, इसलिए तो वो अब तक जिंदा थी। दादी हमेशा कहा करती थी, मत दिल छोटा कर मेरी लाडली, देखना एक ना एक दिन तेरी भी झोली में फूल खिलेंगे। मुझे पूरा विश्वास है अपने भगवान पर, वो मेरे लाडले पोते के घर चिराग जरूर जलाएंगे। ऊपर वाले के घर देर है पर अंधेर नहीं। दादी, ये सब मेरे साथ ही क्यों? रोते नहीं है मेरे बच्चे, सब कुछ ठीक हो जाएगा।
भगवान के ऊपर विश्वास रखो। इस तरह दादी के मीठे बोल सुन अलका सभी की बातों को अनसुना कर देती थी और अपने घर गृहस्थी में रम जाती थी। दिन भर घर का सारा काम अलका ही करती थी। छोटी देवरानी सुमन हमेशा मोबाइल पर बिजी रहती थी क्योंकि उसकी सास उसे रानी की तरह जो रखती थी, क्योंकि उसने कुल को 2 कुलदीपक जो दिए थे। पुष्पा जी के घर की बातें अब पूरे गांव में फैल चुकी थी कि उसकी बड़ी बहू बांझ है और उसका साया बच्चों के लिए नुकसान पहुंचा सकता है। अलका जब भी घर से बाहर जाती तो आस पड़ोस की महिलाएं ताना मारती और कहती, अरे बहन, इस बांध से बच के रहना और अपने घर की नई नवेली बहू को भी इसकी परछाई से बचा कर रखना। मैंने तो सुना है कि इसकी परछाई अगर किसी पर पड़ गई तो वह भी बांझ हो जाएगी। हाँ बहन, तुम बिल्कुल सही कहती हो। अरे ओ बांझ, इधर मत आया करो। इस तरह सभी अपने अपने बच्चों को अलका की नजरों से छुपा लेते थे, जो अलका के लिए एक सजा से कम नहीं था। यहाँ तक कि नई नवीली दुल्हन को भी अलका की नजरों से बचाने लगते थे। लोगों को डर लगता था कि कहीं अलका की नजर पड़ी तो शायद उसकी भी बहू बेटी बांझ न बन जाए। एक दिन शाम को रोहित ऑफिस से आए तो अलका अपने कमरे में बैठकर रो रही थी। तो रोहित ने पूछा, अब क्या हो गया, क्यों रो रही हो, कुछ तो बताओ। मैं तंग आ गई हूँ रोज रोज के ताने सुन के। दिल तो करता है कि आत्महत्या कर लूं, लेकिन फिर आपका चेहरा याद आ जाता है तो यह ख्याल भी मेरे दिमाग से निकल जाता है। मैं बांझ हूँ, इसमें मेरी क्या गलती है। घर में रहती हूँ, सासू माँ ताने मारती है, बाहर जाती हूँ तो पड़ोसी ताना मारते हैं। मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। मत रो प्लीज, रोने से समस्या का समाधान नहीं होगा। मैंने एक बहुत ही अच्छे डॉक्टर का पता किया है, कल उनके पास चलेंगे, अपनी सारी रिपोर्ट भी ले चलेंगे जो हमने पहले डॉक्टरों को दिखा रखा है। मैंने सुना है कि वो बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं, उनके यहाँ से कोई निराश नहीं लौटता है। ठीक है जी। एक दिन सब अच्छा होगा अलका। अरे क्या हुआ जो हमारा बच्चा नहीं है, हम आपस में ही बच्चे से थोड़ी ना कम हैं। एक दूसरे के साथ ही हमारे जीने का सहारा है। और जाने दो अलका, दुनिया से हमें क्या लेना देना, उनका तो बस काम है दूसरे को उंगली उठाना। कहने दो, क्या फर्क पड़ता है, हम दोनों खुश हैं, बस यही काफी है जो हमारे प्यार को और भी घनिष्ठ बनाता है। चलो मुस्कुरा भी दो। फिर अगले दिन सुबह दोनों डॉक्टर गुप्ता के यहाँ जाते हैं और उन्हें पहले का रिपोर्ट दिखाते हैं। रिपोर्ट देखकर डॉक्टर कहता है, आप दोनों का रिपोर्ट तो बिल्कुल नॉर्मल है। आप दोनों पति पत्नी में कोई खराबी नहीं है, फिर भी आप गर्भ धारण करने में असक्षम हैं। ये बात मुझे समझ नहीं आती। पता नहीं, ये भगवान की मर्जी भी हो सकती है। आप भगवान पर भरोसा रखें, तब आपको माँ बनने का सौभाग्य जरूर प्राप्त होगा। और हाँ, मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, आप दोनों समय समय पर लेते रहिएगा। जी डॉक्टर साहब। उसके बाद दोनों घर वापस आ जाते हैं। घर आकर रोहित अलका से कहता है, मैं कहता था ना कि तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है, ये सब भगवान की मर्जी से है, ये सब भगवान की मर्जी है। हो सकता है हमारे लिए उन्होंने कुछ स्पेशल लिखा हो। भगवान करे ऐसा ही हो। इसी तरह 2 महीने बीत गए। एक दिन की बात है, सुबह उठते ही अलका का मन कुछ भारी भारी सा लग रहा था और उसे बिस्तर से उठने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। तभी वहाँ पर रोहित आ जाता है और कहता है, क्या हुआ अलका? ठीक है, चलो आज तुम्हें डॉक्टर से भी दिखा लाता हूँ। पता नहीं आज सुबह से क्या हो रहा है। आज सुबह से ही मेरा मन भारी भारी सा हो रखा है। उसके बाद दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर अलका की अवस्था को देखकर कुछ टेस्ट करने की हिदायत देते हैं। रोहित अलका का टेस्ट करवाकर घर ले आता है और शाम को रिपोर्ट आने का इंतजार करता है। शाम को जब रोहित ऑफिस से घर आता है तो हाथों में बड़ा सा एक मिठाई का डब्बा और एक बड़ा सा फूल का गुलदस्ता लेकर घर में प्रवेश करता है। घर में घुसते ही सभी घर वालों को आवाज लगाता है, मम्मी, दादी, कहाँ पे हो? उसकी आवाज में एक खुशी सी झलक रही थी। दादी भी अपने लंगड़ाते कदमों से घर के मुख्य कक्ष में आती है। सुमन, अमन भी अपनी मुंह बनाते हुए आते हैं। मिठाई की और फूल का गुलदस्ता देखकर सब चौंक जाते हैं। मिठाई और फूलों का गुलदस्ता, क्या बात है भैया, आज तो बड़ी लॉटरी लगी है लगता है आपको। हाँ, लॉटरी ही तो लगी है अमन, और तरक्की भी हुई है माँ। अब घर में रोशनी जो होने वाली है
और मेरा प्रमोशन भी तो होने वाला है। तभी पुष्पा जी पूछती हैं, क्या बात है रोहित, आज तो बड़ा खुश लग रहा है, कोई तरक्की हुई है क्या? अरे दादी बताता हूँ पहले आप अपनी लाडली बहू की नजर तो उतारो। बताइए ना जी, क्यों सबको पहेलियां बुझा रहे हैं? सबकी बातें सुनकर रोहित अलका के पास जाकर कहता है, अलका अलका अब तुम्हें कोई बांझ नहीं कहेगा, मेरी पत्नी बांझ नहीं है, अब वो माँ बनने वाली है। रोहित इतना ज्यादा खुश था कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी खुशी कैसे जाहिर करे। उसने अलका के दोनों गालों को छुआ। रोहित और अलका की आंखों से खुशी के आंसू छलक उठते हैं। दादी जी अलका को रोते हुए देख कहती हैं, देखा बहू, कहा था ना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, अब रोना बंद कर और अपने आने वाले बच्चे का ख्याल रख। पुष्पा जी भी अपने बोले शब्दों पर शर्मिंदा थी। वो अलका के पास आकर कहती हैं, मुझे माफ कर दो बहू, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत व्यवहार किया है। सुमन को ज्यादा खुशी नहीं हुई क्योंकि अब उसका मान कम हो जाने वाला था और काम भी बढ़ने वाला था, तो मन ही मन खींच कर वहाँ से चली जाती है। अब अलका को पूरा आराम दिया जा रहा था और घर का सारा काम सुमन करती थी। ऐसे ही दिन बीतने लगे और अलका 7 महीने बाद एक सुंदर सी बच्ची को जन्म देती है और अपने सूखे हुए मरुस्थल में हरियाली की धरा को पाकर बेहद खुश थी। आज उसके मातृत्व के दामन में लगे बांझपन का कलंक आजाद हो गया था। अब अलका को पूरा आराम दिया जा रहा था। प्रिय दोस्तों, कुछ लोग ऐसे दोष को दोषी मानकर उसके दामन में कलंक लगा जाते हैं जिसकी जिम्मेदार वो होती ही नहीं। बांझपन कोई कलंक नहीं होता, ये तो मर्जी ऊपर वाले की होती है जिसकी सजा एक औरत को चुकानी पड़ती है। बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां लोगों की मानसिकता ऐसी ही है जैसे कहानी में बताया गया है। जिस औरत को बच्चे नहीं होते उससे अपने बच्चों को छुपाना, इस औरत को नई नवेली दुल्हन से दूर रखना, ये मान्यता अभी भी बहुत जगहों पर चलती आ रही है जो बहुत ही दुखद है और पीड़ादायक भी होती है। ऐसे में समाज में बदलाव की आवश्यकता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन दबा लें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।